ये वो सीक्वल है जहां गेम सिर्फ सरवाइव करने का नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का बन जाता है। खून, पावर और बिट्रेयल से भरी इस कहानी में ग्रेस एक बार फिर उस नाइटमेयर में फंस जाती है जहां हर तरफ मौत उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन इस बार गेम और भी बड़ा है और स्टेक्स और भी ज्यादा खतरनाक। अब सवाल सिर्फ जिंदा बचने का नहीं बल्कि पूरी डार्क काउंसिल की ताकत जीतने का है। और इसी केओस के बीच शुरू होती है एक ऐसी वॉर जहां हर फैमिली अपने लिए थ्रोन चाहती है और ग्रेस बीच में फंसी हुई होती है। लेकिन क्या ग्रेस इस बार भी जीत पाएगी या ये गेम उसकी कहानी का आखिरी चैप्टर बन जाएगा? ग्रेस की कहानी एक ऐसी रात से शुरू होती है जहां हर तरफ खून, खौफ और तबाही फैली हुई थी। वो एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठी थी, पूरा जिस्म खून से भरा हुआ, हाथ में सिगरेट और आसपास पुलिस की गाड़ियां और ऑफिसर्स खड़े थे। अंदर ऐसा हंगामा हुआ था कि पूरी लाडोमा फैमिली खत्म हो चुकी थी। हर तरफ लाशें, चीखें और सिर्फ तबाही। एक पुलिस ऑफिसर आहिस्ता से ग्रेस के पास आता है और पूछता है, तुम ठीक हो? यहाँ क्या हुआ? लेकिन ग्रेस सदमे में सिर्फ एक लफ्ज बोल पाती है, फैमिली। और अगले ही लम्हे वो सीढ़ियों पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर्स और पुलिस उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। सिचुएशन इतनी खतरनाक थी कि एक वक्त पर ग्रेस की सांसें तक रुक जाती हैं। सबको लगता है कि अब ये नहीं बचेगी, लेकिन इसी बेहोशी के दौरान उसके दिमाग में वो खौफनाक रात फ्लैशबैक की तरह चलने लगती है। वही रात जहां उसने लाडोमा फैमिली का खात्मा किया था। शायद उन्हीं यादों ने उसके अंदर दोबारा जीने की ताकत जगा दी, क्योंकि अचानक ग्रेस की हार्ट बीट वापस आ जाती है। डॉक्टर्स उसकी जान बचा लेते हैं, लेकिन असल डरावना ख्वाब अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दो दिन बाद एक पुलिस ऑफिसर उसके रूम में आता है और सीधा कहता है, तुम बहुत लंबी जेल जाने वाली हो। लाडोमा फैमिली कत्ल हो चुकी है और उनका खून तुम्हारे कपड़ों पर मिला है। आखिरी बार तुम ही उनके साथ देखी गई थी। ये सब सुनकर माहौल और ज्यादा हैवी हो जाता है। इसी दौरान हॉस्पिटल में एक और लड़की आती है, ग्रेस की छोटी बहन फेथ। 7 साल बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थी। ग्रेस ने सालों पहले उसे छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी इमरजेंसी कांटेक्ट में उसका नंबर सेव था, इसीलिए पुलिस ने फेथ को कॉल की। फेथ ग्रेस की हालत देखकर उसे तंज करती है, तुम मुझे छोड़कर अपनी न्यू लाइफ जीने चली गई थी ना, अब देखो तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, सोशल मीडिया जॉब करती हूँ, अपना अपार्टमेंट है, मेरा फियांसे फाइनेंस फील्ड में काम करता है, हमारी लाइफ सेट है। और तुम्हारी लाइफ, ये क्या हाल बन गया तुम्हारा? फिर वो एलेक्स का नाम लेती है, तुमने एलेक्स से शादी की थी ना, और वो तो बहुत रिच था। ग्रेस आहिस्ता से उसकी तरफ देखती है और कहती है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगी तो तुम यकीन ही नहीं करोगी। फेथ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, ओके फिर मैं जा रही हूँ। लेकिन ग्रेस उसे रोक लेती है और फाइनली उस खौफनाक सच का दरवाजा खोल देती है। वो बताती है कि शादी के वक्त एलेक्स की फैमिली वेडिंग पर नहीं आई थी। बाद में एलेक्स उसे अपनी फैमिली से मिलाने ले गया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल और क्लासी लग रहा था, जैसे किसी रिच फैमिली की अजीब रस्म हो। फिर फैमिली ने ग्रेस को एक कार्ड चूज करने को कहा। ग्रेस को लगा ये कोई सिंपल फैमिली गेम होगी, एक फन रिचुअल, लेकिन हकीकत में वो गेम नहीं, मौत का फैसला था। उस रात सिर्फ एक रूल था, या तो ग्रेस जिंदा बचती या पूरी लाडोमा फैमिली। और आखिर में ग्रेस ने पूरी फैमिली का सफाया कर दिया। लेकिन रुको, असल गेम तो अब शुरू होने वाली है। कहानी यहाँ से एक नई जगह पर शिफ्ट होती है जहाँ हमें एक और खतरनाक आदमी दिखाया जाता है, चेस्टर। एक ऐसा ताकतवर इंसान जिसके पास दुनिया की असल पावर थी। वो अपने ह्यूज टीवी पर न्यूज देख रहा होता है जहाँ जंग चल रही होती है। बस एक फोन कॉल करता है और सिर्फ 2 अल्फाज बोलता है, सीज फायर, और अगले ही मिनट न्यूज चैनल्स पर सीज फायर अनाउंस हो जाता है। इतना काफी था ये समझने के लिए कि दुनिया के ताकतवर लोग भी इस आदमी के इशारों पर चलते हैं। तभी उसका लॉयर एक मोटी सी किताब लेकर उसके पास आता है और बताता है कि लाडोमा फैमिली खत्म हो चुकी है, लेकिन उनकी डॉटर इन लॉ ग्रेस अभी जिंदा है। ये सुनते ही चेस्टर के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है। वो फौरन अपने सीक्रेट ग्रुप को एक मैसेज भेजता है, लाडोमा फैमिली गॉन, ग्रेस अलाइव, गेम बिगिंस सून। और जैसे ही ये मैसेज दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद अलग अलग रिच फैमिलीज तक पहुंचता है, सब लोग बेहद एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे वो इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे। यहाँ रिवील होता है कि ये सब लोग एक सीक्रेट डार्क काउंसिल का हिस्सा हैं, एक ऐसी हिडन सोसाइटी जिसके मेंबर्स दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल और वेल्दी लोग हैं। और अब इन सब का अगला टारगेट सिर्फ एक है, ग्रेस। दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर फैमिलीज इस डार्क काउंसिल का हिस्सा थी। आसान वर्ड्स में कहें तो ये सिर्फ एक सीक्रेट ग्रुप नहीं, बल्कि एक डेंजरस कल्ट था
जहां ताकत, दौलत और खून के खेल चलते थे। अब हमें पता चलता है कि चेस्टर के 2 बच्चे हैं, टाइटस एंड अर्सुला। लॉयड उन दोनों को बताता है कि अब एक न्यू गेम शुरू होने वाली है और इस बार मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि हाई सीट हासिल करना है। हाई सीट वो मकाम था जो पूरे डार्क काउंसिल को लीड करता था और इस ताकत की निशानी एक खास रिंग थी जो हमेशा हाई सीट के पास रहती थी। चेस्टर अपने बच्चों से कहता है, ये रिंग हमारी फैमिली के पास ही रहनी चाहिए, तुम दोनों खेलना और जीतना। ये कहकर वो अपने बेड पर लेट जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे उसके अपने बच्चे उसके मुंह पर तकिया रख देते हैं और उसे मार देते हैं। ये सीन इतना शॉकिंग था कि एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश लगने लगता है, लेकिन फिक्र मत करो, बाद में रिवील होगा कि इन्होंने अपने ही बाप को क्यों मारा। उधर हॉस्पिटल में एक पुलिस ऑफिसर ग्रेस को इंटेरोगेशन के लिए ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में अचानक कुछ लोग नाइफ्स लेकर उन पर हमला कर देते हैं और तब रिवील होता है कि ये अटैकर्स भी डार्क काउंसिल की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जैसे ही ग्रेस उन लोगों को देखती है, वो फौरन समझ जाती है कि ये उसे मारने आए हैं। वो अपनी बहन फेथ को लेकर छुप जाती है ताकि किसी तरह वहां से निकल सके, लेकिन अगले ही लम्हे इनमें से एक आदमी उन दोनों पर हमला कर देता है। वो ऑलमोस्ट ग्रेस को मारने ही वाला होता है कि अचानक बूम, वो आदमी खुद एक्सप्लोड हो जाता है क्योंकि उसने गेम के रूल्स तोड़ दिए थे। गेम शुरू होने से पहले ग्रेस को मारना अलाउड नहीं था, इसीलिए उसे फौरन सजा मिली। फेथ ये सब देखकर बुरी तरह हिल जाती है। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी आंखों के सामने ऐसा कुछ देखा था और अब उसे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेस की बातों पर यकीन आने लगता है। ग्रेस फौरन पुलिस वाले के पास जाती है, उसकी की लेकर अपने हैंडकफ्स खोलती है, फिर दोबारा वही खून से भरे कपड़े पहन लेती है ताकि जल्दी एस्केप कर सके। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से निकलने लगती हैं, सामने 2 आदमी आ जाते हैं जिनके हाथों में स्मोक ग्रेनेड्स होते हैं। वो पॉइजनस गैस छोड़ते हैं और चंद सेकंड्स में ग्रेस और फेथ बेहोश हो जाती हैं। जब सीन आगे बढ़ता है तो हमें एक बहुत बड़ा लग्जूरियस होटल दिखाया जाता है। ये होटल डैनफोर्थ फैमिली का था। अंदर कैसीनो, क्लब और हर वो चीज मौजूद थी जो अल्ट्रा रिच लोगों की दुनिया का हिस्सा होती है। और सबसे खतरनाक बात, आने वाली गेम भी यही होने वाली थी। टाइटस फौरन पूरा होटल खाली करवाने के ऑर्डर्स देता है। थोड़ी देर बाद 3 बड़ी लग्जूरियस कार्स वहां पहुंचती हैं और उनमें से 3 पावरफुल फैमिलीज बाहर निकलती हैं। मेहमानों के आते ही गेम की प्रिपरेशन शुरू हो जाती हैं। इधर ग्रेस और फेथ को रस्सियों से बांधा जा रहा होता है। इसी दौरान एक आदमी कहता है, चेस्टर को बुलाओ, गेम शुरू करते हैं। लेकिन तब अर्सुला अनाउंस करती है कि चेस्टर मर चुका है और अब उसकी जगह टाइटस खेलेगा। फिर लॉयर एक मोटी सी किताब लेकर सबके सामने आता है और गेम के रूल्स एक्सप्लेन करता है। लाडोमा फैमिली खत्म हो चुकी है और उनकी आखिरी सर्वाइविंग मेंबर सिर्फ ग्रेस है। अगला राउंड इसी के साथ खेला जाएगा। जो भी जीतेगा उसे वो रिंग मिलेगी और वो हाई सीट का न्यू लीडर बन जाएगा। ग्रेस साफ साफ गेम खेलने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर लॉयर उसकी बहन फेथ को मारने की धमकी देता है। अपनी बहन की जान बचाने के लिए ग्रेस मजबूरन हाँ कर देती है और तब वहां एक और लड़की आती है, फ्रांचेस्का। जैसे ही वो ग्रेस को देखती है, उसकी आंखों में नफरत साफ नजर आने लगती है। पता चलता है कि असल में फ्रांचेस्का की शादी एलेक्स से होने वाली थी, लेकिन एलेक्स ने उसे छोड़कर ग्रेस को चुन लिया था और आज वो अपनी सारी नफरत इसी गेम में निकालने वाली थी। इसके बाद दोबारा ग्रेस और फेथ को एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाएं। फिर लॉयर सब लोगों को एक अजीब सा पेन देता है। सब लोग उसमें अपना खून भरते हैं और इस किताब पर साइन करते हैं। तब रिवील होता है कि असल गेम क्या है। ग्रेस और फेथ को कहीं छुपा दिया जाएगा और बाकी फैमिलीज उन्हें हंट करेंगी। जो सबसे पहले ग्रेस को ढूंढकर मार देगा वही विनर होगा और वही हाई सीट का न्यू लीडर बनेगा। कुछ देर बाद जब ग्रेस और फेथ को होश आता है तो दोनों हैंडकफ्स में बंधी हुई होती हैं। ग्रेस फौरन अपनी बहन को उठाती है और कहती है, जल्दी भागो, जितना दूर जा सकती हो जाओ। लेकिन फेथ उसे रोक देती है। भागने का क्या फायदा, वो लोग हर जगह हैं, किसी भी वक्त हमें ढूंढ लेंगे, हमें उनसे बात करनी चाहिए। उसी वक्त ऊपर से एक ड्रोन की आवाज आती है। दोनों ऊपर देखती हैं तो एक लड़की ड्रोन के थ्रू उनकी बातें सुन रही होती है। ड्रोन में माइक्रोफोन लगा हुआ था। फिर वो ड्रोन के थ्रू उनसे बात करती है। ये सब रोकना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो अभी अपनी शर्ट बताने ही वाली होती है कि अचानक अर्सुला ड्रोन को देख लेती है और सीधा उसे शूट कर देती है। ड्रोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ग्रेस फौरन अपनी बहन को लेकर जंगल की तरफ भागती है। उसका प्लान था कि किसी तरह फॉरेस्ट क्रॉस करके अपनी और फेथ की जान बचा ले, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि पूरा जंगल ह्यूज वॉल से घिरा हुआ है, यानी एस्केप
ऑलमोस्ट नामुमकिन था। अब दोनों कंफ्यूज थीं, वापस होटल जाएं या वहीं छुपी रहें। लेकिन इसी दौरान अर्सुला उन्हें देख लेती है और आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आने लगती है। ग्रेस फौरन अपनी बहन को लेकर लकड़ियों के पीछे छुप जाती है ताकि किसी तरह बच सके, लेकिन फिर टाइटस वहां पहुंच जाता है और उसकी नजर सीधा उन पर पड़ती है। जैसे ही टाइटस सामने आता है, फेथ उसे देखते ही खौफ से कांपने लगती है। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। अचानक टाइटस उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसी लम्हे ग्रेस अपनी बहन को बचाने के लिए फौरन उसके सामने आ जाती है और वार खुद पर ले लेती है। टाइटस गुस्से में पागल हो जाता है और ग्रेस को जमीन पर गिराता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है। ग्रेस की सांसें रुकने लगती हैं, लेकिन तब फेथ अपनी बहन को बचाने के लिए टाइटस पर टूट पड़ती है। दोनों बहनें मिलकर उसे बुरी तरह मारती हैं, यहाँ तक कि वो नीचे गिर जाता है और फिर दोनों मौका देखकर वहां से भाग निकलती हैं। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलती हैं, उन्हें दूर एक बिल्डिंग नजर आती है। फेथ फौरन कहती है, अगर हम इस बिल्डिंग तक पहुंच जाएं तो शायद बच सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दूर कहीं एक स्नाइपर पहले ही उन पर नजर रखे हुए है। अचानक बैंग, वो उन पर गोली चलाता है। गोली उन्हें लगने से बच जाती है, लेकिन अब दोनों को अंदाजा हो जाता है कि शिकार शुरू हो चुका है। वो पूरी जान लगाकर भागना शुरू कर देती हैं, जबकि पीछे से एक के बाद एक बुलेट्स उनके करीब से गुजरती रहती हैं। किस्मत अच्छी थी, एक भी गोली उन्हें छू नहीं पाती। फाइनली दोनों कवर ले लेती हैं। वहीं छुपे हुए फेथ की नजर एक सिलेंडर पर पड़ती है और साथ कुछ अजीब सामान भी रखा होता है। उसके दिमाग में फौरन एक आइडिया आता है। वो सिलेंडर को वहीं रख देती है जहां वो पहले खड़ी थी और बाकी चीजों को आग लगा देती है। चंद ही सेकंड्स में धुआं फैल जाता है। अब स्नाइपर को साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा सिलेंडर के पास ही ग्रेस या फेथ छुपी हुई हैं और फिर वो सीधा सिलेंडर पर फायर कर देता है। बूम, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों बहनें बच जाती हैं। हाँ, ग्रेस का हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दोनों फौरन भागकर उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाती हैं। फेथ अपनी बहन के जख्म पर जल्दी से पट्टी बांध रही होती है कि तभी वहां विराज पहुंच जाता है, जो एक इंडियन फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसे देखते ही दोनों फौरन छुप जाती हैं और मौका मिलते ही उसे जख्मी करके वहां से निकल जाती हैं। लेकिन अब विराज को भी यकीन हो चुका था कि वो दोनों इसी बिल्डिंग में हैं। वो मुसलसल उनका पीछा करता रहता है। इसी दौरान दोनों को वहां एक बड़ी मशीन नजर आती है और इसी मशीन की मदद से अपने हैंडकफ्स काट देती है। लेकिन कफ्स कटने की आवाज विराज सुन लेता है। फाइनली वो उन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ता, ग्रेस और फेथ उस पर हमला कर देती हैं। वो उसे मुसलसल मारती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता। तब ग्रेस अचानक उसे घसीटकर वॉशिंग मशीन के अंदर फेंक देती है और मशीन ऑन कर देती है। विराज अंदर बुरी तरह घूमने लगता है और फाइनली वो वहीं मर जाता है। ग्रेस फौरन उसका फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करती है। वो घबराहट में पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि लोग उनका शिकार कर रहे हैं और उन्हें फौरन हेल्प चाहिए। लेकिन यहाँ आता है एक डेंजरस ट्विस्ट। वो कॉल असल पुलिस के पास गई ही नहीं थी। अर्सुला ने पूरा सिस्टम हैक कर लिया था और कॉल सीधा उसके पास गई। वो फेक पुलिस वुमन बनकर ग्रेस से कहती है, हम टीम के साथ आ रहे हैं, तुम लोग मेन गेट की तरफ आ जाओ। ग्रेस और फेथ फौरन गेट की तरफ भागना शुरू कर देती हैं, लेकिन रास्ते में अचानक एक और औरत उनके सामने आ जाती है, हाथ में स्वॉर्ड लिए हुए। वो कहती है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं तुमसे डील करना चाहती हूँ। फिर वो ग्रेस से कहती है, मेरे बेटे से शादी कर लो, फिर कोई तुम्हें नहीं मारेगा। ग्रेस हैरान होकर पूछती है, मेरी शादी का इस सब से क्या ताल्लुक है? औरत जवाब देती है, अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लोगी तो तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी, फिर तुम हमारी हो जाओगी और इस तरह मैं हाई सीट की लीडर बन जाऊंगी। तुम भी बच जाओगी और मैं भी जीत जाऊंगी। विन विन। ग्रेस फौरन पूछती है, और इसके बाद क्या ये सब रुक जाएगा? औरत खामोशी से कहती है, नहीं, ये कभी नहीं रुकेगा। तुम्हें भी लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और यही गेम्स खेलनी पड़ेंगी। ये सुनते ही ग्रेस गुस्से में कहती है, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं बेगुनाह लोगों को कुर्बान नहीं कर सकती। अभी उनकी बात चल ही रही होती है कि लागूस वहां पहुंच जाता है और सीधा ग्रेस पर फायरिंग शुरू कर देता है। उधर वो औरत ग्रेस तक पहुंचने की कोशिश करती है और अपनी तलवार निकालती है और जल्दी से पूछती है, जल्दी बोलो, हाँ या नहीं। लेकिन ग्रेस जवाब नहीं दे पाती। इसी दौरान वो औरत ग्रेस को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन अचानक उसकी तलवार गलती से दूसरी फैमिली के एक आदमी को लग जाती है जो फायरिंग कर रहा था और वो वहीं मर जाता है। यानी इस औरत ने एक्सीडेंटली दूसरी फैमिली के मेंबर को मार दिया था और गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग एक फैमिली का मेंबर दूसरी फैमिली के मेंबर को नहीं मार सकता था। इसकी सजा सिर्फ एक थी, मौत। अगले ही लम्हे
बूम, वो औरत वहीं एक्सप्लोड हो जाती है और जैसे ही इस हाउस की लीडर मरती है उसका बेटा भी मर जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस फैमिली के बाकी लोग भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गेम का रूल था अगर किसी हाउस का लीडर मर जाए तो उस पूरे हाउस का खात्मा हो जाता है। अब तक ग्रेस और फेथ दोनों बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। इसी दौरान फेथ को एक कॉल सुनाई देती है और वो गेट की तरफ भागती है। बाहर अर्सुला और टाइटस पहले से मौजूद थे। ग्रेस आवाज लगाती है, हम गेट के करीब हैं। जैसे ही वो चेक करने आगे बढ़ती है, ग्रेस पीछे से आती है और अचानक अर्सुला की गन छीन लेती है। फिर दोनों बहनें चीख कर पूछती हैं, गेट का पिन कोड क्या है? जाहिर है वो इतनी आसानी से नहीं बताने वाला था, लेकिन जैसे ही ग्रेस उसे मारने की धमकी देती है, टाइटस डर से पिन बता देता है। अब दोनों बहनें गेट क्रॉस करने ही वाली होती हैं कि अचानक अर्सुला और टाइटस पीछे से उन पर हमला कर देते हैं। फेथ किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ अर्सुला ग्रेस को पकड़ लेती है। फेथ के पास मौका था कि वो गेट क्रॉस करके अपनी जान बचा ले, लेकिन वो अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसी दौरान अर्सुला दोबारा ग्रेस को मारने की कोशिश करती है और उसे जोर से गिरा देती है, लेकिन अगले ही लम्हे फेथ दौड़ती हुई आती है और पीछे से अर्सुला पर हमला कर देती है। वो अपनी बहन को बचा लेती है। फिर जख्मी ग्रेस को एक ट्रंक में डालकर दोनों वहां से एस्केप करने की कोशिश करती हैं। इधर फ्रांचेस्का, जो पहले ही ग्रेस से शदीद नफरत करती थी, अब खुद मैदान में उतरने का फैसला करती है। वो अब किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। वो अपने हाथों से ग्रेस को मारना चाहती थी। दूसरी तरफ फेथ जख्मी ग्रेस को एक कमरे में ले आती है ताकि उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सके। ग्रेस के जिस्म में एक खतरनाक चीज फंसी हुई थी। फेथ हिम्मत करके उसे निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही वो चीज बाहर निकलती है, ग्रेस दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है। गुस्से और तकलीफ में वो फेथ पर चिल्लाना शुरू कर देती है, तुम्हारे पास भागने का इतना अच्छा मौका था, तुम क्यों वापस आई? तुम्हारी अपनी जिंदगी थी, तुम खुश थी, फिर तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया? दोनों बहनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि फाइनली फेथ गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो कुछ कपड़े उठाकर जाने लगती है, अचानक फ्रांचेस्का उसके सामने आ जाती है और इस बार उसके हाथ में मिसाइल लॉन्चर था। हाँ, वो वाकई ग्रेस को उड़ा देने आई थी, लेकिन शायद ये पहली बार था जब वो ऐसा हथियार इस्तेमाल कर रही थी, इसीलिए उसका पहला लॉन्च फेल हो जाता है। अब चूंकि लॉन्चर काम नहीं करता तो वो सीधा हाथों से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेस फौरन करीब पड़ी एक स्प्रे बॉटल उठाती है और फ्रांचेस्का की आंखों में स्प्रे कर देती है। फ्रांचेस्का भी गुस्से में वही बॉटल छीनकर ग्रेस की आंखों में स्प्रे कर देती है। अब दोनों ऑलमोस्ट अंधी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रही थी। कमरे में कैओस फैल जाता है। कुछ देर बाद फ्रांचेस्का की नजर वापस आने लगती है और वो ग्रेस को बुरी तरह मारना शुरू कर देती है। वो ऑलमोस्ट उसे खत्म करने ही वाली होती है कि तभी ग्रेस के विजन भी वापस आ जाती है और फिर ग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा देती है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये अपनी जान बचाने की जंग थी। वो इतनी शिद्दत से फ्रांचेस्का पर हमला करती है कि फाइनली फ्रांचेस्का बेहोश हो जाती है। इधर फेथ दोबारा अपनी बहन के पास वापस आ रही होती है कि रास्ते में टाइटस उसे पकड़ लेता है। क्योंकि वो ग्रेस तक नहीं पहुंच सका था, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा फेथ पर निकालने लगता है। वो उसे इतना मारता है कि फेथ ऑलमोस्ट बेहोश होने लगती है, लेकिन खुशकिस्मती से अर्सुला वहां आ जाती है और अपने भाई को रोक देती है। वो टाइटस से कहती है, अगर फेथ हमारे पास होगी तो ग्रेस खुद चलकर आ जाएगी। इधर ग्रेस अपनी बहन को ढूंढ ही रही होती है कि अचानक रेडियो पर टाइटस की आवाज आती है, तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है, अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो अंदर वापस आ जाओ। ग्रेस फौरन शॉर्टकट लेने के लिए एक लॉकर तोड़ती है और तेजी से वापस अंदर जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एक क्रेट पर फ्रांचेस्का नजर आती है जो दोबारा उस पर हमला करने वाली थी। इस बार ग्रेस कोई रिस्क नहीं लेती, वो सीधा गन उठाती है और फ्रांचेस्का को वहीं गोली मार देती है। खत्म। ग्रेस फिर अंदर जाकर जेमी से पूछती है, मेरी बहन कहाँ है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताता, उसका दूसरा साथी गन लेकर आ जाता है और फिर ग्रेस अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए वो दूसरे कमरे में भागती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। तभी टाइटस वहां फेथ को लेकर आता है और कहता है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो और अपनी बहन की जान बचा लो। ये सुनकर ग्रेस के दिमाग में अचानक एक स्मार्ट प्लान आता है। वो टाइटस से कहती है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन जाऊंगी। लॉयर फौरन कहता है, ये पॉसिबल है और टाइटस मान जाता है। यूं फेथ की जान बच जाती है और दोनों बहनें दोबारा एक दूसरे के पास आ जाती हैं। इसके बाद टाइटस ग्रेस को अपने रूम में ले जाता है। कुछ लोग ग्रेस को दुल्हन की तरह तैयार करना शुरू कर देते हैं और फिर उसे नीचे एक बंकर में ले जाया जाता है जहां उनके डार्क रिचुअल्स होते थे। लॉयर शादी की रस्म शुरू करता है, तभी नीचे एक अजीब सा दरवाजा खुलता है। दोनों अपना खून उस दरवाजे के अंदर डालते हैं
और फिर अपने ब्लड सिग्नेचर्स उस किताब पर करते हैं। इसके बाद दोनों रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और यूं टाइटस ऑफिशियली जीत जाता है। उसे वो स्पेशल रिंग मिल जाती है जो हाई सीट के मालिक की निशानी थी, यानी अब वो डार्क काउंसिल का नया लीडर बन चुका था। लेकिन अगले ही लम्हे जैसे ही ग्रेस को मौका मिलता है, वो अचानक टाइटस पर हमला कर देती है, अपने ही न्यू हस्बैंड को मार डालती है। ग्रेस वो रिंग वापस ले लेती है, फिर टाइटस की लाश को उसी पिट में फेंक देती है जहां पहले उसने अपना खून बहाया था, और फिर वो खुद वो खास रिंग पहन लेती है। अब ग्रेस हाई सीट की न्यू लीडर बन चुकी थी। इसी लम्हे उसे उस रिंग की असल ताकत का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि अब यहाँ मौजूद हर शख्स उसके ऑर्डर्स पर चलेगा, इसीलिए वो सबको ऑर्डर देती है, मेरे सामने झुको। और सरप्राइजिंगली सब लोग झुक जाते हैं क्योंकि अब ताकत ग्रेस के हाथ में थी। लेकिन फिर ग्रेस एक ऐसा फैसला करती है जिसने सबको हैरान कर दिया। वो कहती है, मैं इस सीट से रिजाइन करती हूँ। लॉयर खामोश रहता है क्योंकि टेक्निकली ग्रेस कोई रूल नहीं तोड़ रही थी। फिर ग्रेस वो रिंग उतारकर सीधा उस कॉल्ड्रन में फेंक देती है और अगले ही लम्हे कमरे में मौजूद सब लोग पागलों की तरह उस कॉल्ड्रन में कूद पड़ते हैं। हर कोई वो रिंग हासिल करना चाहता था। वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं और इसी केओस में सबकी अटेंशन ग्रेस से हट जाती है, यानी ग्रेस फाइनली आजाद हो चुकी थी। अब वो अपनी बहन के साथ वहां से निकल सकती थी, लेकिन जैसे ही दोनों जाने लगती हैं, अचानक पेट के अंदर मौजूद लोगों के जिस्म एक एक करके एक्सप्लोड होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो गेम के रूल्स तोड़ रहे थे। वो एक दूसरे को मार रहे थे और यही उनकी सजा थी। यूं उन सब इवल फैमिलीज का खात्मा हो जाता है और उनके डार्क रिचुअल्स वाला कल्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फाइनली ग्रेस ने सिर्फ अपनी जान ही नहीं बचाई बल्कि उन काउंटलेस लोगों की जिंदगियां भी बचा ली जो फ्यूचर में इस कल्ट का शिकार बन सकते थे। और इस सब के बाद ग्रेस अपनी बहन फेथ के साथ खुश थी, वो बहन जो उसे सालों बाद वापस मिली थी। दोनों फैसला करती हैं कि अब वो एक नई जिंदगी शुरू करेंगी, एक ऐसी जिंदगी जहां ना खून होगा, ना गेम्स, ना डर। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं रिव्यूज एंड रेटिंग्स की। रेडी और नॉट 2 हियर आई कम एक ऐसा सीक्वल है जो अपनी ऑडियंस को स्प्लिट कर देता है। कुछ लोग इसे क्रेजी फन राइड कहते हैं और कुछ लोग इसे ओरिजिनल की इंटेंसिटी से नीचे गिरता हुआ सीक्वल समझते हैं। फिल्म को ओवरऑल मिक्स टू फेवरेबल रिस्पॉन्स मिला है। टोमेटो मीटर क्रिटिक्स 74%, ऑडियंस स्कोर 89%, मेटाक्रिटिक 58 out of 100, IMDb 6.6 out of 10, रेटिंग R, violence, gore, language एंड डार्क थीम्स। अब अगर बात करें क्रिटिक्स के ओवरऑल रिएक्शन की, तो क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है समारा वीविंग का कमबैक एज ग्रेस। वो फिर से एक ब्लड सॉक्ड, एग्जॉस्टेड लेकिन अनस्टॉपेबल सर्वाइवर के रूप में स्क्रीन पर आती हैं और हर सीन को कैरी करती हैं। उनकी परफॉर्मेंस को ऑलमोस्ट हर रिव्यू में फेरोशियस, पावरफुल और कैप्टिवेटिंग कहा गया। पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की। समारा वीविंग का इंटेंस परफॉर्मेंस फिल्म का हार्ट और सोल। कैथरीन न्यूटन यानी फेथ और ग्रेस की केमिस्ट्री, इमोशनल ग्राउंडिंग, डार्क ह्यूमर और गोर इफेक्ट्स, क्राउड को एंटरटेन करने वाला फैक्टर। सपोर्टिंग कास्ट एलाइजा वुड, सारा मिशेल गेला और शॉन हैटजी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। एक्शन सीक्वेंसेस और ओवर द टॉप केओस जो फैंस को फन राइड देता है। ऑडियंस का भी रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। Bloody One sequel, just as entertaining as first film. High energy crazy ride. अब देखते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। जहां मूवी को इतनी प्रेज मिली, क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि फिल्म परफेक्ट नहीं है। ओरिजिनल जैसी क्लॉस्ट्रोफोबिक टेंशन मिसिंग है। स्टोरी का स्कोप बहुत एक्सपैंड हो जाता है, यानी फ्रेंचाइज फील। माइथोलॉजी ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सिस्टर सब प्लॉट यानी ग्रेस एंड फेथ कभी कभी वीक लगता है। सीक्वल ब्लॉटेड फील होता है कंपेयर टू फर्स्ट फिल्म। कुछ रिव्यूवर्स का कहना है कि फिल्म अपनी सिंप्लिसिटी खो देती है और ज्यादा कैरेक्टर्स और रूल्स की वजह से इमोशनल इम्पैक्ट थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपको गोर एक्शन, डार्क कॉमेडी और केओस पसंद है तो ये फिल्म एक वाइल्ड एंटरटेनिंग राइड है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल की टाइट हॉरर टेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये सीक्वल थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग सकता है। ओवरऑल समारा वीविंग फिर से पूरी फिल्म को कैरी करती है, लेकिन सीक्वल अपनी एक्सपेंडेड वर्ल्ड बिल्डिंग की वजह से कभी कभी ओरिजिनल की सिंप्लिसिटी खो देता है। और इस तरह ग्रेस एक बार फिर मौत के मुकाबले से जिंदा बच निकलती है, लेकिन इस बार सिर्फ सर्वाइवर बनकर नहीं बल्कि सिस्टम को ही तोड़कर। जिस डार्क काउंसिल ने उसे एक गेम का प्लेयर समझा था, उसी गेम को ग्रेस ने उल्टा कर दिया। पावर, थ्रोन और रिंग सब कुछ उसके हाथ में था, लेकिन उसने उस पावर को भी रिजेक्ट कर दिया। और जब सब कुछ खत्म होता है तो बचता है सिर्फ एक साइलेंट वर्ल्ड जहां मॉन्स्टर्स अपने ही रूल से खत्म हो चुके होते हैं। ग्रेस और फेथ दोनों फाइनली एक नई जिंदगी की तरफ निकल पड़ती हैं, लेकिन ये एंडिंग ये सवाल जरूर छोड़ जाती है, क्या ये सच में एंड था या कोई और गेम अभी भी कहीं शुरू होने वाला है।